हमारा टॉपिक चल रहा था मैकेनिकल एक्चुएटर्स, और मैकेनिकल एक्चुएटर्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था काइनेमेटिक चेन। अब हम सेकंड एक्चुएटर की बात करते हैं, दैट इज कैम। इस एक्चुएटर की अगर बात कर रहे हैं, इसका पूरा जो नाम होता है वो नाम होता है कैम एंड फॉलोवर, क्योंकि ये दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कैम और दूसरा कंपोनेंट होता है फॉलोवर। कैम रोटेट होता है और उसकी शेप के अकॉर्डिंग फॉलोवर रेसिप्रोकेट होता है। जैसी उसकी शेप होगी उसी शेप के अकॉर्डिंग फॉलोवर का मूवमेंट रेसिप्रोकेटिंग टाइप का होगा। तो कैम की डेफिनेशन देखते हैं। कैम में बी डिफाइंड एज ए रोटेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मशीन पार्ट designed to impart reciprocating and oscillating motion to the another mechanical part called as follower। तो कैम एक मशीन पार्ट होता है जो रोटेट या रेसिप्रोकेट होता है, और वो एक दूसरे मशीन पार्ट को गाइड करता है, उसके मोशन को गाइड करता है। उस सेकंड मशीन पार्ट को हम बोलते हैं फॉलोवर। कैम और फॉलोवर के बीच में लाइन कांटेक्ट होता है और ये एक हायर पेयर बनाते हैं। दोनों में आपस में फिजिकल कांटेक्ट होता है। कैम और फॉलोवर का आपस में कांटेक्ट रहेगा। यहाँ डायग्राम दिखाया हुआ है, जो ये रोटेटिंग पार्ट दिखाया हुआ है दैट इज कैम, और जो पार्ट हमारा रेसिप्रोकेट हो रहा है दैट इज फॉलोवर, दैट इज फॉलोवर। अब ये कैम इस सेंटर के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रही है। जैसी भी इस कैम की प्रोफाइल होगी उसी के अकॉर्डिंग फॉलोवर का मूवमेंट ऊपर और नीचे होगा। इस प्रोफाइल पर ही, जो कैम की ये प्रोफाइल है, दैट दिस प्रोफाइल, इस प्रोफाइल पर फॉलोवर का मूवमेंट होगा। जब ये एज हमारी नीचे आ जाएगा तो फॉलोवर नीचे मूवमेंट होगा, और जब ये टॉप पर होगा तो फॉलोवर का मूवमेंट अपवर्ड होगा। इसकी शेप के अकॉर्डिंग ही फॉलोवर हमारा ऊपर और नीचे मूव करता है। अब जहां पर कैम और फॉलोवर का कांटेक्ट हो रहा है, जो हमारा कांटेक्ट सरफेस है, वहां जैसी हमारी एज होगी उसी एज के अकॉर्डिंग फॉलोवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे हम पहले वाले डायग्राम की बात करें, फर्स्ट डायग्राम में जो कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ पर ये कांटेक्ट एक नाइफ एज की तरह हो रहा है, तो इस फॉलोवर को हम बोलेंगे नाइफ एज फॉलोवर। सेकंड डायग्राम में अगर हम देखें तो जो कांटेक्ट हो रहा है वो एक रोलर है, जो फॉलोवर में नीचे लगा हुआ है वो एक रोलर है, इसे हम बोलेंगे रोलर फॉलोवर। थर्ड फॉलोवर अगर हम देखते हैं तो एक प्लेट की तरह, फ्लैट सरफेस, दिस इज ए फ्लैट सरफेस। इस फॉलोवर को हम बोलेंगे फ्लैट प्लेट टाइप फॉलोवर, फ्लैट सरफेस फॉलोवर। फोर्थ में अगर हम देखें, फोर्थ में जो शेप दिख रही है वो स्फेरिकल टाइप की शेप है, इस फॉलोवर को हम बोलेंगे स्फेरिकल फॉलोवर। तो फॉलोवर और कैम के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, जैसी वहां पर शेप होगी उसी के अकॉर्डिंग वो फॉलोवर का नाम हो जाएगा, और फॉलोवर का मूवमेंट अप एंड डाउन इस कैम की प्रोफाइल पर डिपेंड होता है। ये जो हम कैम यूज करते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज किया जाता है। जहां हमें ओपनिंग क्लोजिंग कंटिन्यूअसली उसके मोशन से हम कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे आईसी इंजन के जो वॉल्व्स होते हैं उनकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कैम के थ्रू कंट्रोल की जाती है। मशीनरीज का जो मोशन हो रहा है वो कैम के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। फोर्स जनरेशन जहां हो रही है, कैम से हम मोशन को कम और ज्यादा करके वहां पर उसे मेंटेन करते हैं। पोजीशनिंग के लिए, किसी चीज की पोजीशनिंग किस टाइम पर कहाँ होनी चाहिए वो हम कैम से ऑपरेट करते हैं। इवेंट टाइमिंग कैम यूज किया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं कैम के
जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्चुएटर हमारा आता है ट्रेन रेस्ट मैकेनिज्म। रेस्ट एंड पॉल मैकेनिज्म भी बोलते हैं हम इसे। इसमें एक रेस्ट होता है, रेस्ट व्हील होता है जो रोटेट होता है। यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है जो रोटेट हो रहा है, ये व्हील हमारा रेस्ट व्हील है। और एक पॉल यूज करते हैं जो ये स्टॉपर लगा हुआ है, इस स्टॉपर को बोलते हैं पॉल। ये पॉल इस व्हील के मोशन को वन डायमेंशनल में प्रिवेंट करता है, यानी कि इसके मोशन को सिर्फ ये एक डायरेक्शन में ही होने देता है। सेकंड डायरेक्शन के मोशन को ये प्रिवेंट कर देता है, उसे रोक देता है कि सेकंड डायरेक्शन में आप मोशन नहीं कर सकते। जैसे कुछ हमारे गेट भी आते हैं ऐसे, अगर हम बंद कर रहे हैं वन डायरेक्शन में, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, पर हम उसे ऐसे धक्का देके खोलना चाहें तो खुलते नहीं है। क्या है, उस डायरेक्शन का मोशन क्या हो गया, वो लॉक हो गया। एक डायरेक्शन में हमने धक्का दिया तो गेट अपने आप बंद हो गया और लॉक हो गया। अगर हम उसे बिना कुछ किए ऐसे ही खींचना चाहेंगे तो वो ऊपर नहीं होगा, क्योंकि उस डायरेक्शन का मोशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो मोशन हमने कंट्रोल कर दिया। तो ये इंटरमिटेंट मोशन के लिए यूज किया जाता है कि जहां हमें मोशन चाहिए फिर स्टॉप, फिर मोशन चाहिए फिर स्टॉप। हम इसे स्टॉप करा करा के भी मूव करा सकते हैं, स्टॉप करने के बाद हम इसे मूव करा सकते हैं। देखते हैं, ए रेस्ट इज ए मैकेनिकल डिवाइस that allows continuous linear or rotary motion in only one direction while preventing motion in the opposite direction। एक डायरेक्शन में मोशन होगा और दूसरे डायरेक्शन के मोशन को हम प्रिवेंट करेंगे। रैचेज आर वाइडली यूज्ड इन मशीनरी एंड टूल्स। टूल्स में और मशीनरी में हम इसे यूज करते हैं। द वर्ड रैचेट इज आल्सो यूज्ड इनफॉर्मली टू रेफर ए रैचिंग सॉकेट रेंज। तो ये मैकेनिज्म हम वन डायमेंशनल मोशन के लिए यूज करते हैं। इसका एक और हम वर्किंग डायग्राम दिखाते हैं, किस तरह से ये रेस्ट एंड पॉल मैकेनिज्म वर्किंग करती है। इस तरह से ये रेस्ट व्हील हो गया और ये हमारा पॉल लगा हुआ है। तो इससे एक डायरेक्शन का मोशन हो रहा है और दूसरे डायरेक्शन का मोशन कंट्रोल हो रहा है, आर्म से हम उसे रोटेट करा रहे हैं। तो ये है हमारा रेस्ट एंड पॉल मैकेनिज्म ओनली फॉर वन डायरेक्शनल। नेक्स्ट एक्चुएटर है हमारा गियर। गियर क्या करता है कि जब हमें दो शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन करनी हो तो वहां पर हम गियर यूज करते हैं। और इन गियर में क्या होता है, ये व्हील होता है एक, और उस व्हील के ऊपर टीथ निकले होते हैं, और एक दूसरा व्हील होता है, उस दूसरे व्हील के ऊपर भी टीथ निकले होते हैं, और दोनों व्हील के टीथ आपस में मैश करते हैं। जैसे हमने दूसरे डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसके टीथ और इसके टीथ आपस में ये मैश कर रहे हैं, और मैश करने से जब एक व्हील रोटेट होगा तो उसके साथ दूसरा व्हील अटैच हो रहा है, तो एक व्हील के रोटेशन से दूसरा व्हील भी हमारा रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जब शाफ्ट बहुत नजदीक है उस टाइम पर पावर ट्रांसमिशन के लिए हम इन्हें यूज करते हैं, जब एग्जैक्ट पावर ट्रांसमिशन करना हो। इनमें कोई पावर लॉस नहीं हो रही, क्योंकि प्रॉपर मैशिंग हो रही है। जितनी पावर एक व्हील पर है वही पावर हमारे दूसरे व्हील के पास ट्रांसमिट हो जाती है। इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि प्रॉपर एंगेजमेंट हो रहा है, एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशो हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पर बहुत लार्ज पावर भी होगी तो वो लार्ज पावर भी हम गियर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लार्ज पावर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। पर इनमें दिक्कत एक आती है कि जो हम टीथ को डिजाइन कर रहे हैं, जो हम व्हील के टीथ को बना रहे हैं,
वो बनाना बहुत टिपिकल होता है। जो टूल्स हम बना रहे हैं या जो इक्विपमेंट हम बना रहे हैं गियर के, उन्हें बनाना बहुत टिपिकल होता है। और दूसरा, जब ये गियर आपस में मैश करते हैं तो मैशिंग के टाइम पर यहाँ बहुत हीट लॉस होती है। आपस में जब वो स्ट्राइक करते हैं तो आवाज भी होती है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसलिए हम गियर जब यूज करते हैं तो वहाँ पर लुब्रिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब ये गियर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गियर हम यूज करते हैं, वो डिपेंड होता है पावर ट्रांसमिशन और टीथ के ऊपर। फर्स्ट गियर है हमारा स्पर गियर। स्पर गियर जब दो पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन करनी हो और उनके गियर के जो टीथ हैं वो टीथ हमारे स्ट्रेट हो, तो उस गियर को हम बोलते हैं स्पर गियर। अगर इन टीथ के बीच में हम कुछ हेलिक्स एंगल दे दें, इस टाइप से इंक्लाइन कर दें इन टीथ को, एक हेलिक्स एंगल अगर उनमें दे दें दो पैरेलल शाफ्ट पर, तो उस गियर को हम बोलते हैं हेलिकल गियर, क्योंकि दोनों के बीच में एक हेलिक्स एंगल वहां पर आ गया। अगर पावर हमें पैरेलल शाफ्ट की जगह किसी एक एंगल पर ट्रांसमिट करनी हो, मींस अगर दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट हैं, किसी एंगल पर पावर ट्रांसमिट करनी हो, तो वहां हम यूज करते हैं बेवल गियर। बेवल गियर में हम देख रहे हैं एक पावर तो शाफ्ट ये रही हमारी और दूसरी शाफ्ट ये रही, तो इन दोनों शाफ्ट में जो एंगल है वो हमारा बेवल गियर का एंगल आता है कि किसी भी एंगल पर हम उसमें पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अगर हमें ट्रांसमिशन रेशो बहुत हाई रिक्वायर्ड है, हाई ट्रांसमिशन रेशो की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम वॉर्म एंड वॉर्म गियर यूज करेंगे। यहाँ जो वेलोसिटी रेशो होता है वो 300:1 होता है। इसके एक रोटेशन में ये 300 बार रोटेट हो सकता है। तो यहाँ वेलोसिटी रेशो बहुत हाई आता है। जो हमारे वॉर्म एंड वॉर्म गियर्स होते हैं, जहाँ ज़्यादा वेलोसिटी रेशो चाहिए वहाँ हम इन्हें यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हैं इसके। एयरक्राफ्ट में यूज हो रहा है गियर्स, सभी जगह यूज हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल्स, क्लॉक्स, मैराइन सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पावर प्लांट, पंप्स, तो जहां भी आप देखोगे सभी जगह पर ये गियर्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन जो हम कर रहे हैं वो गियर की हेल्प से कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है वहां पर। तो ये गियर के एप्लीकेशंस हो गए। बट इसके डिसएडवांटेज भी है कि लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, हीट लॉस होती है और डिजाइन जो कर रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। नेक्स्ट इसमें आता है बेल्ट। जो बेल्ट ड्राइव होती है, बेल्ट ड्राइव को भी हम पावर ट्रांसमिशन के लिए ही यूज करते हैं। गियर से भी हमारी पावर ट्रांसमिट हो रही थी, बट गियर में क्या था कि अगर दो शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस हमने ज्यादा कर दी, एक शाफ्ट ये और दूसरी शाफ्ट ये, वन शाफ्ट से टू शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करनी होगी, तो इसके बीच में हमें बहुत सारे गियर्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे गियर अरेंजमेंट हमें करने होंगे, तब ये पावर सेकंड शाफ्ट के पास ट्रांसमिट होगी, क्योंकि दोनों गियर का आपस में फिजिकल कांटेक्ट होता है। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए गियर्स हम यूज नहीं कर सकते कि हमें एक जगह से किसी दूसरी दूर पर पावर को अगर ट्रांसमिट करनी है तो हम गियर्स को यूज नहीं करेंगे। उस केस में हम बेल्ट ड्राइव या चेन ड्राइव यूज करते हैं। बेल्ट एक फ्लेक्सिबल मटेरियल का बना हुआ होता है जिसे हम पुली के ऊपर चढ़ा देते हैं, और यहाँ पर एक ड्राइवर दिख रहा है, एक ड्रिवन दिख रहा है। तो इस पुली के ऊपर ये बेल्ट लगी होती है, तो जब एक व्हील रोटेट होगा तो इस बेल्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट होकर सेकंड व्हील के पास जाएगी और हमारा सेकंड व्हील भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बेल्ट एक ओपन टाइप की बेल्ट होती है, एक क्रॉस टाइप की बेल्ट होती है। ओपन बेल्ट क्या है, जैसे सामने दिख रहा है, दोनों व्हील्स के ऊपर सीधी सीधी अगर हमने बेल्ट को लगा दिया
तो वो बेल्ट हमारी ओपन बेल्ट हो गई। अगर इसी बेल्ट को एक व्हील हमारा ये और दूसरा व्हील हमारा ये, इसी बेल्ट को मैं ऐसे क्रॉस कर देता, यहाँ से ले जाके तब ऐसे लाके ऐसे लगा देता, तो ये हमारा कैसा हो जाता, क्रॉस बेल्ट। तो दोनों टाइप से बेल्ट कर सकते हैं। सेम मोशन चाहिए हमें सेम डायरेक्शन में ड्राइवर और ड्रिवन का, ओपन बेल्ट यूज करेंगे। अगर मोशन हमें रिवर्स करना है तो हम उसके लिए क्रॉस बेल्ट यूज करेंगे। बेल्ट क्यों यूज कर रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन के लिए, जब हमारी डिस्टेंस लार्ज है उस टाइम पर पावर ट्रांसमिशन के लिए। अब बेल्ट ड्राइव बहुत जगह यूज होती है। पहले इसके अगर एडवांटेज को देखें कि बहुत सिंपल है, एक तो ये गियर बनाने में बहुत डिफिकल्टी थी, इन्हें हम आराम से बना सकते हैं। जब बनाना ऐसे सिंपल है, यूज करना सिंपल है, तो इसकी कॉस्ट भी कम होगी और मेंटेनेंस भी कम होगा। गियर में क्या था कि हम जो पावर ट्रांसमिट कर रहे थे वो पैरेलल शाफ्ट में कर रहे थे या फिर इंटरसेक्टिंग में कर रहे थे, तो वहाँ टिपिकल डायग्राम हो जाता था। पर बेल्ट ड्राइव से हम कहीं भी पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अब बेल्ट ड्राइव के नुकसान भी हैं कि अगर कोई बेल्ट ड्राइव है और पुली के ऊपर बेल्ट चढ़ी हुई है तो वहाँ स्लिप होती है। और जब हम हाई पावर ट्रांसमिशन करना चाहते हैं, जो हमारी पुली होती है वो तो बहुत तेज रोटेट होती है, पर उसके ऊपर जो बेल्ट ड्राइव है वो इतनी तेज रोटेट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर स्लिप हो जाती है। और इस स्लिप को कम करने के लिए कुछ हम मटेरियल लगा देते हैं, कुछ हम एडेजन लगाते हैं, जिससे वो बेल्ट उसके ऊपर चिपकी रहे सही से। तो लार्ज पावर ट्रांसमिशन इससे हम नहीं कर सकते, स्लिप इसके अंदर होती है, और जो बेल्ट होता है वो टूटती भी रहती है, बीच बीच में क्रैक डेवलप आते हैं, क्रीप होता है उसके अंदर, और हम सेम वेलोसिटी रेशियो इसके अंदर मेंटेन नहीं कर सकते। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें कि जहाँ भी हमें पावर ट्रांसमिट करनी हो, जैसे ऑटोमोबाइल्स होते हैं, आईसी इंजन होते हैं, वहाँ भी व्हील के ऊपर पुली लगी रहती है और पुली के ऊपर बेल्ट लगी होती है, बेल्ट का वहाँ यूज हो रहा है। मोटरसाइकिल में होता है, बेल्ट लगी रहती है, बेल्ट ड्राइव से चलती है वो। गियर बॉक्स में भी बेल्ट लगी रहती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में ये यूज हो रही है। अगर हम देखें हीटर को ड्राइव करने में, ड्राइव टू ड्राफ्टिंग रोलर्स, अंदर रोलिंग एलिमेंट्स, ड्राइव टू ओपनिंग रोलर्स, फ्रिक्शन ड्रम, टेक ऑफ रोलर्स, ड्राइव टू रोटेट रोटर ऑन रोटर स्पिनिंग मशीन, रोटर को रोटेट कराने में भी, मेन ड्राइव ऑन ड्रॉ टेक्सचर मशीन, ड्राइव टू क्रील रोलर्स ऑफ हाई स्पीड ड्राइंग। तो एक जगह से हम दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं बेल्ट की हेल्प से, कहीं भी आपको दिख रहा है वो बेल्ट ड्राइव का एप्लीकेशन हो जाए। मैकेनिकल एक्चुएटर्स में लास्ट हमारा है बियरिंग्स। बियरिंग से भी पावर ट्रांसमिशन होती है और इसे पावर ट्रांसमिशन के लिए हम यूज करते हैं बियरिंग्स को। जब बियरिंग की बात कर रहे हैं, बियरिंग में दो पार्ट होते हैं, एक हमारा आउटर पार्ट होता है और एक इसके इंटरनल पार्ट होता है। जो ये आउटर पार्ट होता है, फ्रेम होता है, इसे हम बोलते हैं बियरिंग। और जो इंटरनल पार्ट जो रोटेट होता है, जिस पर शाफ्ट लगी होती है, इसे बोलते हैं जर्नल। तो कंबाइंड जो इसका नाम होता है, इसका नाम होता है जर्नल बियरिंग। बियरिंग एक एलिमेंट को सपोर्ट करती है जो उसके अंदर रोटेट होता है, और उस एलिमेंट को हम बोलते हैं जर्नल। यहाँ पर दो कंपोनेंट हो गए, वन इज जर्नल, सेकंड वन इज बियरिंग। तो जर्नल बियरिंग जब रोटेट हो रहे हैं, दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ हीट लॉस होती है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, यहाँ हमें लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेयरिंग क्या है, बेयरिंग इज ए मशीन पार्ट विच सपोर्ट ए मूविंग एलिमेंट। इस मूविंग एलिमेंट को वो सपोर्ट कर रहा है एंड कन्फाइंड इट्स मोशन, और उसका मोशन देता है। देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द बेयरिंग एंड मूविंग एलिमेंट। मूविंग एलिमेंट क्या है हमारा, जर्नल। A certain amount of power must be absorbed in overcoming friction.
फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है उसमें हमारी पावर एब्जॉर्ब हो जाती है। इफ द सरफेस एक्चुअली टचेज देयर विल बी ए रैपिड वियर। जब ये रोटेट हो रहा है तो रोटेशन में ऐसा भी हो सकता है कि जर्नल बियरिंग से स्ट्राइक भी कर जाए। जब दो पार्ट स्ट्राइक करेंगे तो वहां वियर भी ज्यादा होगा। इनके बीच में हम लुब्रिकेशन यूज करते हैं, और लुब्रिकेशन यूज करने से भी जब हाई स्पीड रोटेशन हो रहा है तो जर्नल और बियरिंग का आपस में फिजिकल कांटेक्ट हो जाता है, और उस फिजिकल कांटेक्ट की वजह से कभी इनमें बियरिंग हो जाती है, बियर हो जाती है। अब बियरिंग को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया। एक तो कांटेक्ट के बेस पर कि उनमें कांटेक्ट कैसा हो रहा है। अगर जर्नल और बियरिंग का कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है और बियरिंग के अंदर जर्नल हमारी स्लाइड कर रही है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट भरा हुआ है, तो जब कभी भी इन दोनों पार्ट के बीच में स्लाइडिंग होती है, बियरिंग के अंदर जर्नल स्लाइड करता है, तो उस बियरिंग को हम बोलते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग। अगर इन दोनों सरफेस के बीच में जर्नल एंड बियरिंग, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सरफेस पर हम अगर रोलर्स यूज करते हैं तो इन रोलर्स की वजह से जो आपस में कांटेक्ट हो रहा था सरफेसेस का वो कांटेक्ट नहीं होगा। तो कांटेक्ट कम हो गया तो यहाँ पर फ्रिक्शन भी कम जनरेट होगा, हीट लॉस भी कम होगी। तो रोलिंग कांटेक्ट बियरिंग में हम जर्नल और बियरिंग के बीच में बॉल्स यूज करते हैं या रोलर्स यूज करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम रोलिंग कांटेक्ट बियरिंग। दूसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं लोड के अकॉर्डिंग, कैसा लोड लगा हुआ है। एक हमारी बियरिंग होती है रेडियल बियरिंग। रेडियल बियरिंग, अगर लोड बियरिंग के एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा होगा, यहाँ क्या होता है लोड परपेंडिकुलर। अगर बियरिंग के परपेंडिकुलर लोड लगा हुआ है तो वो बियरिंग मेरी रेडियल बियरिंग होगी। अगर लोड बियरिंग के रोटेशन के पैरेलल लगा हुआ है तो वो बियरिंग हमारी थ्रस्ट बियरिंग होगी। थ्रस्ट बियरिंग पैरेलल लोड लगा हुआ है, रेडियल बियरिंग अगर लोड परपेंडिकुलर लगा हुआ है तो ये बियरिंग के क्लासिफिकेशन हो गए। तो ये हमारा कंप्लीट था मैकेनिकल एक्चुएशन का। जो हमारे 6 टाइप के मैकेनिकल एक्चुएटर्स थे वो हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स। थैंक यू।